Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping all of you are fine. And at the same time, you are availing this opportunity of getting benefit out of the online classes which we have arranged to facilitate you so that you could continue your further studies with zeal and zest. So, beta, keep on revising your lesson each day. Keep on working hard and keep on availing this opportunity so that you would be in a position at the end of the day to have better grip over your subjects. जी बेटा, हमने अपने प्रीवियस लेसन की थोड़ी सी बात करते हैं. हमने ट्रांसलेशन के हवाले से बात की थी. ट्रांसलेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. द ट्रांसलेशन ऑफ एन अनसीन paragraph that is to be converted, that is to be translated into English language, from Urdu into English language. ठीक है बेटा, इसके लिए छोटी छोटी बातें जो है, टिप्स जो थी वो आपके साथ शेयर हुई थी. छोटी छोटी बातें आपके साथ इस तरह से शेयर की गई थी कि आप इस क्वेश्चन की अफादियत को समझ सको और इस क्वेश्चन को किस तरह हम स्किलफुली और एक्सेलेंटली इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. बेटा, अगर आप बेस्ट ट्रांसलेशन करते हो तो उसके आपको पता है कि बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं. अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उम्दा है, आपकी वोकैबुलरी ग्रिप है, इसके अलावा आप जो रूल्स हैं इंग्लिश के वो फॉलो करते हो, तो आप अच्छे नंबर जो हैं इस क्वेश्चन में आराम से ले सकते हो. ठीक है बेटे. इसके अलावा एक अहम चीज़, आप ग्रामर में इडियम्स भी कर रहे हो. बेटा, इडियम्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं, जब आप उसको याद कर लोगे, जब उसके मीनिंग आपके जहन में बैठ जाएंगे, तो उससे आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आप जब इंग्लिश, अगर आपकी उर्दू पैसेज है उसमें कुछ फ्रेजेस भी आ गए हैं, उसमें कुछ प्रोवर्ब्स भी आ गए हैं, तो आप आसानी से उनका कन्वर्जन कर सकोगे, आसानी से उन्हें ट्रांसलेट कर सकोगे उम्दा लैंग्वेज में. ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज में, मेटाफोरिकल लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा वेटी हो जाएगा आपका पैसेज और अच्छे नंबर आपके लिए आ जाएंगे. बेटी, हम लोग बात करते हैं टेंस की और मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया और उसको एलेबोरेट किया गया कि हाउ ईच टेंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब टेंसेस. तो सब टेंसेस की बात हम कर रहे थे, वो भी लिखे गए. आज थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस देखते हैं और इसका पैसिव वॉइस देखते हैं. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हम यहाँ लिखते हैं इट शोज कांस्टेंट प्रैक्टिस, constant practice, routine activity and universal truth. ठीक है बेटे. तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते हैं और इसके एक्टिव वॉइस की, मैं यहाँ एक्टिव वॉइस भी लिख रही हूँ, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं अभी. ये क्या है? इट शोज कांस्टेंट प्रैक्टिस को शो करता है, रूटीन एक्टिविटी को शो करता है और इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसमें आप देखते हैं. तो बेटे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश में क्या है? SVO. और हम बात कर रहे हैं अभी एक्टिव वॉइस की. इसका पैसिव वॉइस भी साथ ही हम सॉल्व करेंगे, साथ ही उसको सीखेंगे. तो बेटी, आपने इसमें इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? इसमें आपने करना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा भी होगा. वो किस सूरत में होगा ये अभी बात कर लेते हैं. फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या ES जो है वो वर्ब के साथ किस सूरत में लगाया जाएगा. फिर इसके साथ आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट. तो चेंज कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेंगे, चेंज यहाँ आ रहा है. अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कुछ टेंसेस जो होते हैं उनके एंड में पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं जिससे आपको पहचान हो जाती है कि ये कौन सा वाला टेंस होगा. जैसे आमतौर पे कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके एंड में ता है, ती है,
आते हैं वगैरह आते हैं। तो जब ये सेंटेंस के आखिर में लफ्ज़ मौजूद है तो आपको पता चल जाता है कि ये आराम से आप ट्रेस करते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने लिख दिया कि कांस्टेंट प्रैक्टिस, रूटीन एक्टिविटी और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका ये फॉर्मूला आपने देखा। सिंपल सेंटेंस जो है, एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस सी एस वर्ब के साथ भी लगता है, किस सूरत में लगता है देखते हैं, और ऑब्जेक्ट है। बेटे ये देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि एस या ई एस जो है वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं कि सब्जेक्ट जिसके साथ हमें एस या एस लगाना है, जिनकी सूरत में हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या करते हैं हम, इनके साथ हम एस या ई एस का जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जब उसमें आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप एस या ई एस जो है उसके साथ लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है किसके साथ एस लगाया जाए और किसके साथ हमें ई एस लगाना चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा बेटे। वो तमाम ऐसे वर्ब्स जो कि एक्स, एस एस डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच, 1 2 3 4 5 जी बेटे, वो तमाम ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में ये लेटर्स आते हैं, एक्स, यहाँ ओ लिखती हूँ मैं, ओ, एक्स, एस एस, एस एच, ओ, सी एच आता है। तो ऐसे तमाम वर्ब्स जिनके एंड में ये वर्ड्स आते हैं उनके साथ आप क्या लगाते हो, ई एस। ई एस उस वर्ब के एंड में आ जाएगा। और एस किस वर्ब के एंड में आएगा, जिसके एंड में, वो वर्ब जिसके एंड में ये लेटर्स नहीं आते हैं। तो आप आराम से ट्रेस कर सकते हो कि ये लेटर्स जो है जहन नशीन कर लीजिए कि जिनके एंड में नहीं आते वर्ब्स के, उनके साथ आपने क्या करना है जनाब, उनके साथ आपने एस लगाना है, और जिनके एंड में ये आते हैं उनके साथ ई एस लगाना है। ठीक है, जैसे ग्लास है, ग्लासेस हम करते हैं, ग्लास के साथ हम उसका प्लूरल बनाते हुए ट्रिपल एस नहीं लगाते। ठीक है ना बेटे, तो छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखने वाली है। फिर आपने वो कौन से ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं, कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपने, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। तो वो कौन कौन सी हो सकते हैं बेटा, जैसे मैं यहाँ आपको लिख के देती हूँ, आई, यू, वी, दे, और इसके साथ क्या है, प्लूरल नाउन। तो इनसे ये सब्जेक्ट जो है इनके साथ आप एस या ई एस जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। समझ गए बेटे आप। अब आपने इसी का जब नेगेटिव बनाना है, जब हम इंडेफिनिट में नेगेटिव बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले को सामने रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होंगे। तो वो क्या क्या होंगे, डू और डज, और फिर इसके साथ नॉट आ जाएगा, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। अब चूँकि अब यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर इसके साथ आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटे। इसी तरह से जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हो तो उसमें आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली डू और डज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपने उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, और क्वेश्चन मार्क लाजमी। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते हो तो उसका भी नंबर कट जाता है, आपका हाफ नंबर बाज़ दफ़ा कट जाता है। बेटे ये देखिएगा, अब इसी को आपने, एक तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक इंट्रोगेटिव हो गया, एक डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है। ये तो सिंगल क्वेश्चन वर्ड है, डू और डज सिंगल क्वेश्चन वर्ड है। डबल क्वेश्चन क्या होता है, WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, जिसे हम WH फैमिली वर्ड्स, ये डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं, आपने देखा वो वर्ड होते हैं, W से शुरू हो रहे हैं, वाई, when, where, how, etc. WH फैमिली।
ठीक है जी। तो जब आपके पास डबल क्वेश्चन वर्ड स्टेटमेंट आ गई है, डबल क्वेश्चन वर्ड यानी कि ये वर्ड भी आ गया इनमें से कोई WH फैमिली वाला और यहाँ से भी आ गया, तो क्या करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट तो वैसे ही रहेगी जो इस यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला डिस्कस हुआ है। हाँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, डबल क्वेश्चन वर्ड के सूरत में WH फैमिली वर्ड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। सपोज मैं वाई ले लेती हूँ, वाई के बाद फिर यहाँ से वैसे ही जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दी है, डू डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म है और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है बेटे, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और यहाँ एक और, ये आपको चीज़ें यकीनी तौर पे बहुत से बच्चों को आती हैं, बहुत से बच्चे जो है उनके जहन से निकल भी गई होंगी, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफ़ा। बेटे ये डू और डज जो है वो किसके साथ आएगा, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, ये किस तरह से पता चलेगा। देखो जैसे मैंने आपको ये यहाँ पर टेबल बना के दिया छोटा सा कि SCIS जो है ये इन वाले सब्जेक्ट्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ है और जिनके साथ SCIS नहीं लगता वो ये हैं। तो बेटा डू जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आप डू इस्तेमाल करेंगे और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे। कब, जब आप नेगेटिव बना रहे हो और जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो। ठीक है बेटे, ये आपका इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, इट शोज़ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, रूटीन एक्टिविटी एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। और सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब के साथ SCIS की सूरत में लगेगा, वो नीचे लिख दिया और ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। फिर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस यहाँ पर फुल स्टॉप भी आना चाहिए। फिर इंट्रोगेटिव में डू डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली वर्ड्स जो हैं वो कब आएंगे, जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी, क्या, क्यों, कैसे, ये अल्फाज स्टार्ट में आ जाएंगे WH फैमिली। तो आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब जो है जिससे इंट्रोगेटिव बनाया है आपने, इससे भी पहले ये डबल जो WH फैमिली वर्ड है वो आपने इंसर्ट कर देना है। ठीक है, छोटी सी इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ले लेते हैं, मैं इसको अरेज कर रही हूँ। छोटी सी इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और एग्जांपल्स जो है ये मैं आपको एक्टिवाइज करवा रही हूँ और एक्टिवाइज की एग्जांपल्स जो है हम इसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। उर्दू लिख लेती हूँ, वो झूठ बोलता है, ता है इंडेफिनिट टेंस। फिर मैं देखती हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है बेटे, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलना क्या होगा, टू टेल अ लाई। तो हम कह सकते हैं कि ही टेल्स अ लाई। और टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब और ये उसका अलाई ऑब्जेक्ट। बेटे टेल अ लाई, बेसिकली टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। और यहाँ देखिएगा कि हमने एस इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपने SCIS लगाना है। और ES की सूरत में था, वो आपको 5 वर्ड्स लेटर्स दिए थे, कुछ आपको एक छोटी सी टेबल दी थी कि उसको याद कर लीजिएगा, उनके साथ ES है। ठीक है, इसके बाद बेटे इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जुमला कैसे बनेगा, ही और ही जो है अपने साथ डज लेगा, ही डज नॉट, और फिर टेल के साथ SCIS नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ ES लगा दिया। ही डज नॉट टेल अ लाई। और इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, डज ही टेल अ लाई। और जब हम इसका डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैं कर सकती हूँ, वाई डज ही टेल अ लाई, अगेन क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह से ये आपने किसका किया, ये वो झूठ बोलता है कि ही टेल्स अ लाई, ही डजंट टेल अ लाई, और डज ही टेल अ लाई, वाई डज ही टेल अ लाई। इस तरह से है, मैं खाना खाता हूँ तो क्या आएगा, आई ईट फूड। और
आई, यू, दे, वी। और प्लूरल नाउन्स के साथ हमने देखा था कि आपने ऐसे यस जो है वर्ब के साथ इंसर्ट नहीं करना है, तो लिहाजा मैंने आई ईट्स नहीं लिखा क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा। तो आई और फर्स्ट फॉर्म आई ईट फूड। और इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो आई जो है वो अपने साथ चूँकि ऐसे यस नहीं लेता है तो लिहाजा यहाँ पर डज भी नहीं लेगा, डू लेगा। तो आई, यू, वी, दे। और प्लूरल नाउन जो है वो अपने साथ डू लेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड, फुल स्टॉप। फिर है क्या मैं खाना खाता हूँ, तो डू आई ईट फूड। फिर मैं WH फैमिली का एक वर्ड ले लेती हूँ, जैसे मैं खाना क्यों खाता हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ वाई डू आई ईट फूड। बेटे एक और बड़ी अहम बात है जो मैंने अक्सर देखा है, बच्चे गलती कर जाते हैं और मैं उसे मेजर मिस्टेक ही कहती हूँ कि बच्चे जब डबल क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो WH फैमिली वर्ड यहाँ लिखते हैं स्टार्ट में, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और वो समझते हैं ये करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस वो इस तरह बनाते हैं वाई आई डू ईट फूड। नहीं बेटे गलत है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है बहरहाल दोनों क्वेश्चन वर्ड जो है वो बाहर आएंगे और फिर ही वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो फिर आपको आगे लेकर चलना है। ठीक है बेटे, आपने देख लिया दो एग्जाम्पल्स जो है, मैं यहाँ एग्जाम्पल्स में लिख देती हूँ। ये आपने किसकी एग्जाम्पल्स लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया एक्टिव वॉइस। अब थोड़ा सा हम पैसिव वॉइस की तरफ आते हैं, इसको मैं रेज करती हूँ और आपको पैसिव वॉइस जो है उसके हवाले से लिख के देती हूँ कि उसका फार्मूला जो है वो क्या होगा। पैसिव वॉइस की स्टेटमेंट तो यही रहेगी कि इट शोज कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड रूटीन एक्टिविटी और यूनिवर्सल ट्रुथ, लेकिन उर्दू की भी पहचान ऐसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको बताया कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आते हैं। हाँ, इंग्लिश में कन्वर्जन जब आप इसका करते हैं तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा और उसको आपने किस तरह से करना है सॉल्व। इसमें आप सबसे पहले देखें, चूँकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है। जी बेटा, बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हमने एक्टिव वॉइस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है बेटा, अभी आपसे बात हुई थी कि एंड उर्दू के जो जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं, और इंग्लिश की जो आपको इसकी डेफिनेशन दे दी कि इट शोज़ कांस्टेंट रूटीन, कांस्टेंट प्रैक्टिस और रूटीन एक्टिविटी एंड सिमिलरली इट शोज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो बेटा देखते हैं कि इसके पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है। पैसिव वॉइस में आपको ये कहा था कि अक्सर फाइल जो है सब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं होता है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एस। और चूँकि अक्सर फ़िक्रों में बेटे आपको बताया कि ट्रांसलेशन के फ़िक्रों में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, वो तो जब हम ग्रामर का एक पर्टिकुलर टॉपिक करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो जुमले वो सिलेक्ट होते हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो हम क्या करते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब इसके होंगे इज़, एम, आर, और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। और अगर इसमें सब्जेक्ट है तो क्या होगा, जुमला तो आपका ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। और आप देखते हैं ना, जब आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर तो इसमें मौजूद है तो बाय, और ये एस जो है, ये एस जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ना उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आपकी ट्रांसलेशन में मोस्टली सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो हम इसके थोड़े से जुमले जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसमें ये भी देख लें कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और प्लस ये आपने क्या किया था, आपने बाय प्लस सब्जेक्ट। जी बेटे, इसी को जब आप, ये आपका नेगेटिव हो गया, इसी को जब आप इंट्रोगेटिव में करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई,
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ पर अगर बाय है, बाय प्लस सब्जेक्ट, और इनका ऑब्जेक्टिव, इस एस का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो शी है तो वो हर हो जाएगा, ही है सब्जेक्ट तो वो हिज हो हिम हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपने ये इंट्रोगेटिव में कर लिया। अगर डबल क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो WH फैमिली वर्ड जो है, WH फैमिली वर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म उसी तरह से, और रिमेनिंग सेंटेंस जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय और प्लस बाय और एस, और एस का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटे, इसे इस तरह से आप लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसकी थोड़ी सी हम लोग सेंटेंसेस जो हैं, बस इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आई, आपने उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें ऐसे यस लगाया था, किस सूरत में ये भी पता चल गया था आपको, और उसमें ऑब्जेक्ट आ गया था। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा आपका जुमला, ऑब्जेक्ट से क्योंकि पैसिव वॉइस है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और रिमेनिंग सेंटेंस है, और अगर इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद था जुमले में तो वो बाय और एस इस तरह एंड में आ जाएंगे, और वो जो एस होगा सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। बेटे अब इसकी थोड़ी सी हम लोग उर्दू की कुछ सेंटेंस में आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। जी बेटे, आपके पास है कि मुझे हर रोज़, आपके पास जुमला है, मुझे हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, एक रूटीन एक्टिविटी है। ठीक है जी, मुझे हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जाती है पता चल रहा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि आपको कौन अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, रूटीन में कौन पढ़ाता है, बस पढ़ाई जाती है आपको अंग्रेज़ी, मुझे हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, पैसिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो आप करेंगे ऑब्जेक्ट आई एम taught English daily, I am taught English daily, मुझे हर रोज़ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, इज एम आर आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। ठीक है जनाब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। इसके बाद मैं आपके साथ जुमला शेयर करती हूँ, शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है, शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है। जी बेटे, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द नॉटी बॉयज़। यहाँ पर कौन सज़ा दे रहा है इसका जिक्र नहीं है, इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, शरारती लड़कों को कोई सज़ा दे रहा है, वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो क्या ऑब्जेक्ट आ गया, द नॉटी बॉयज़, और चूँकि प्लूरल आपके पास नाउन जो है प्लूरल नाउन है तो आर आ जाएगा, द नॉटी बॉयज़ आर पनिश्ड। ठीक है बेटी, फुल स्टॉप। इस तरह से आपने पैसिव वॉइस जो है उसको कन्वर्ट करना है, जिसका सब्जेक्ट मिसिंग है, और उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ आएगी। बेटे इसके बाद नेक्स्ट टेंस की जानिब चलते हैं, चूँकि ये चीज़ें सब हमने गो थ्रू करना है अपनी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करने से पहले, तो हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बेटा है आपके पास नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसका भी वी विल डू एक्टिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बेटा ये हमें सेंटेंस क्या दिखाते हैं, इट शोज द एक्टिविटी विच इज़ कंटिन्यूड इन प्रेजेंट। ठीक है, इट शोज एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, इट शोज एक्शन, इट शोज एन एक्शन
that is continuing in the present. It shows a progressive action, a progressive something going on, progressive action. तो बेटे आपके पास क्या आ गया कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक्टिव वॉइस है. इट शोज एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. इट शोज अ प्रोग्रेसिव एक्शन. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपके पास है SVO, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है. तो हमें कैसे करना है इसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा. और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर. और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. जी बेटे, ये आपने इसका स्ट्रक्चर देखा. ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के लिए है. और जब आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा और इज, एम, आर के फ़ौरन बाद आपने नॉट लिखना है. और फिर इसके बाद अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसके बाद ING है. और चूँकि प्रोग्रेसिव एक्शन है तो आप देखते हैं कि उर्दू में भी एक पहचान याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस है, यहाँ पैसिव वॉइस है. उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आपके पास वर्ड्स आते हैं. तो बेटे यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इज, एम, आर स्टार्ट में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट है. फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. और जब आपने इसका डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो WH फैमिली वर्ड्स आपके स्टार्ट में आ जाएंगे. वो क्या है? व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, who, हाउ. तो बेटे इसके बाद सारी स्टेटमेंट आपकी, ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने बनाई है, ये एज इट इज़ रहेगी. ठीक है बेटे. अब इसके बाद इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कर रहे हैं तो बेटे इसकी हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. एग्जाम्पल्स आपके पास आ रही हैं. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. तो रहा हूँ से आपको पता चल रहा है ये आपका प्रोग्रेसिव एक्शन है. समथिंग इज कंटिन्यूइंग. तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई एम रीडिंग अ बुक. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. अब इसी को आप नेगेटिव करते हैं तो क्या बन जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक. फिर आपके पास आ जाता है इंट्रोगेटिव. ये आपके पास नेगेटिव. अब इंट्रोगेटिव है एम आई रीडिंग. ये इसमें सब्जेक्ट मौजूद है स्टेटमेंट में, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है. एम आई रीडिंग अ बुक. फिर डबल क्वेश्चन वर्ड करेंगे तो यहाँ WH फैमिली स्टार्ट में आ जाएगा. WH फैमिली और उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है? वाई एम आई रीडिंग अ बुक. समझ में आ गया बेटे? फिर हम देखते हैं वो कहाँ जा रही है. एक और सेंटेंस जो है यहाँ लिख लेते हैं. सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वो कहाँ जा रही है. ठीक है बेटा. तो ये देखिए बेटे इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास WH फैमिली वर्ड भी आ गया. ठीक है. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है. और अगर कहते हैं वो जा रही है तो शी इज़ गोइंग. ठीक है. शी गोइंग समवेयर. वो कहाँ जा रही है ये मैंने आपको डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ एक फिर जुमला बताना चाहा है. तो वेयर इज़ शी गोइंग.
ठीक है बेटा, ये इसलिए जुमला आपको करवाया गया है ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए कि जब आप WH फैमिली वर्ड इस्तेमाल करते हो और उसके साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो बेटे आप दोनों वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड जुमले के बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ और इसमें आपने कौन सा किया, एक्टिव वॉइस किया है। इसका पैसिव वॉइस कर लेते हैं बेटे। पैसिव वॉइस में देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए एक्टिव वॉइस में आपने किया, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING और ऑब्जेक्ट है, और इसी के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। जब इंट्रोगेटिव बनाया तो आपके क्वेश्चन वर्ड बाहर आ गए, आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। और जब डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, WH फैमिली वर्ड के फ़ौरन बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है जी, अब इसी का हम पैसिव वॉइस करते हैं। आपने इंडेफिनिट टेंस जो है उसको रिवाइज किया आज, इसी का हम लोग पैसिव वॉइस कर लेते हैं। और पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस में यहाँ पर पी तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन यही रहेगी उर्दू में भी इंग्लिश में भी। क्या डेफिनेशन रहेगी बेटे, कि इट शोज एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट एंड इट शोज अ प्रोग्रेसिव एक्शन। अब इसका पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो बेटे, सिंपल सेंटेंस जब आप बनाते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो आपने चूँकि आपके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है मोस्टली, तो आप ज़ाहिर ऑब्जेक्ट से इसको स्टार्ट करते हो। ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट है प्लीज़, इसके शुरू में ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब है और वो है बीइंग, फिर इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद बेटे आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास अगर तो इसमें जैसे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हो और सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, तो अगर इसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा तो आपने ऑटोमेटिकली प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी। और अगर इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं था तो फिर ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस आपके पास आ जाएगा। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट है इज एम आर ऐसे रहेगा और इसके फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब बीइंग आएगा, बीइंग और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसी तरह से अगर ये मौजूद है आपके पास ऑब्जेक्टिव केस, किसका, अगर इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों मौजूद थे। पैसिव वॉइस आपने करना किससे स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अगर उसमें सब्जेक्ट था तो बाय और एस, और वो जो सब्जेक्ट है उसका भी ऑब्जेक्टिव केस। अदरवाइज क्या करेंगे आप, रिमेनिंग सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद। इसी तरह से आप इसका जब इंट्रोगेटिव बनाते हो तो इज एम आर स्टार्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बेटे बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया ये रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ओसी मीन ऑब्जेक्टिव केस। बेटे इसी तरह WH फैमिली के साथ अगर स्टेटमेंट आती है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जैसे इस तरह के वर्ड आ जाते हैं आपके पास, तो आपने सूरत में WH फैमिली वर्ड्स स्टार्ट में इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले स्टार्ट में वो वर्ड इंसर्ट करना है, क्वेश्चन वर्ड दोनों स्टार्ट में आ जाएंगे। इसकी थोड़ी सी जो है हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। जी बेटे हम देखते हैं, कमरों को सफ़ेदी की जा रही है। तो बेटे इसमें क्या आएगा, द रूम्स, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए सफ़ेदी कौन कर रहा है हमें नहीं पता चल रहा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, तो आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा द रूम्स आर, बिकॉज रूम ये जो है ये कौन सा नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। द रूम्स आर बीइंग वाइट वॉश्ड,
द रूम्स आर बीइंग वाइट वॉश्ड। ठीक है जी, कमरों को सफ़ेदी की जा रही है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं। अजनबी को धोखा दिया जा रहा है। अजनबी को धोखा दिया जा रहा है। The stranger is being deceived। The stranger is being deceived। तो बेटे इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया? एक्टिव वॉइस में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, और यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, इज एम आर तो है, उनके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ गया बीइंग, और फिर उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ रही है? उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और जुमला कहती हूँ कि मुझे जुर्माना किया जा रहा है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि मुझे जुर्माना किया जा रहा है। तो क्या आएगा? I am being fined। ठीक है बेटे, क्योंकि इसमें भी देखिए आपका सब्जेक्ट मिसिंग है कि मुझे जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन जुर्माना आपको कौन कर रहा है उसका जिक्र इसमें मौजूद नहीं है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे? इसमें जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो पैसिव वॉइस है, रहा है भी नज़र आ गया तो प्रोग्रेसिव एक्शन है, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो आप इसकी इंग्लिश लिखोगे आई एम बीइंग फाइंड, यानी इज एम आर उसके साथ बीइंग है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये बेटे आज आपने दो टेंस जो है वो कंप्लीट किए हैं। एक आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एक्टिव पैसिव, और इसी तरह से हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, और ये भी विद एक्टिव पैसिव पढ़ा है। एक्टिव पैसिव पढ़ने से ये फ़ायदा हो गया कि आपने ये देखा कि इनकी जो इनको डिफ़ाइन किया गया है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है बेटे उर्दू में या इंग्लिश में वो तो सेम है, लेकिन आपने पहचान कैसे करनी है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस किया जा रहा है। तो लिहाजा आपके पैसिव वॉइस जो है उसको कैसे डील करना है, एक्टिव को कैसे डील करना है, इसको सही तरह से आपने समझ लेना है। ठीक है बेटे, अभी इस तरह से है कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आपको हम थोड़ा सा ग्रामर वर्क कंटिन्यू रखेंगे, और ग्रामर वर्क में अभी जो प्रेजेंट डेफिनेट के रिमेनिंग दो टेंस हैं, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये दोनों टेंसेज हम करेंगे, और थोड़े से इडियम्स जो हैं उनको भी आगे लेके चलेंगे कि इडियम्स हमने कहाँ तक किए हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी ग्रामर जो है आपको करवा दी जाए, फिर उसके बाद जो हम टेक्स्ट की तरफ लौटते हैं। तो अभी टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप डालेंगे और ग्रामर वर्क की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, here comes an end to our today's lecture, and before we end, a short message of the day, I would like to share something with you people. Beta, that is all about optimism. Optimism, basically it is optimism is a Latin word which has come basically from Latin, and the word in Latin is optimus, and optimus mean the best. It means that an optimistic person, a person who remains hopeful, a person who is in a habit of looking at the brighter aspects of the things, he finds out the ready or the best solutions in all the situations. He never gets disheartened, he never loses hope, rather he finds a ray of hope in all the things. So that is why we need to be very much positive, we need to be very much optimistic, because optimism, you know beta, it strengthens our immune system, and it also increases our physical capabilities, or it removes, rather to say, it removes our physical stress. So that is why again I would recommend that all of us need to be optimistic, and we should be ever hopeful whatever the situation is faced by us. ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग टॉट टू यू, विच आर बीइंग शेयर्ड विद यू थ्रू दिस लेक्चर्स। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बेटे।